वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। जैसे कि आपको पता है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट सेकंड, बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ द चैलेंज चिल्ड्रन, जो कि चैप्टर थर्ड का आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे बच्चे जो चैलेंज्ड हैं, मीन्स डिसेबल बच्चे हैं, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए अपने केयर गिवर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी की रेट पे है, तो उस कंडीशन के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते कौन है। A handicapped condition makes the normal function of the individual very difficult and leads to the dependency। जो handicapped condition होती है वो बच्चों के अंदर क्या लीड करती है, नॉर्मल फंक्शन लाइफ को उनकी डिफिकल्ट बना देती है, उनकी डेली लाइफ लिविंग में, और इसी के साथ ही साथ वो बच्चे अपने केयर गिवर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंसी का रेट यहाँ पे बढ़ जाता है। दीज कंडीशन आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। ये जो कंडीशंस हैं बढ़ती जा रही है डे बाई डे ड्यू टू चेंजिंग लाइफ स्टाइल। इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि लाइफ स्टाइल का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, लिविंग लाइफ लोगों की खराब होती जा रही है, जो भी न्यूट्रिशन है वो उनको पूरी तरीके से बच्चे को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से बहुत सारे डिजीज कंडीशन बॉडी में अराइज होते हैं, और फिर ये लास्ट स्टेज जो हैंडीकैप्ड कंडीशन होती है, जो चैलेंज कंडीशन होती है बच्चों के अंदर, ये लीड करती है। एंड इसी के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंट है, मीन ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो जो भी हम नॉर्मल ब्रेथ इन भी कर रहे हैं वो कैसा है, कंटामिनेटेड है, जिस वजह से अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई या फिर अच्छा इन्वायरमेंट भी बच्चे को नहीं मिल रहा है ग्रो करने के लिए। इस वजह से भी उनका जो कंडीशन है वो इम्पेयर्ड होता है। इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। ये कैसा प्रॉब्लम है, सोशली प्रॉब्लम है, सोशली लोगों को अफेक्ट करता है। डेफिनेशन की बात करते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, a handicap is defined as a disadvantage for a given individual resulting from the impairment or a disability that limit। क्या होता है हैंडीकैप, एक ऐसी कंडीशन है जो कि डिसएडवांटेज होता है लोगों की लाइफ में, कि वो जो अपना डेली लाइफ रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसमें एक स्टॉपेज लग जाता है, एक ब्रेकेज लग जाता है, इसकी वजह से वो अपना लिविंग नॉर्मली लिव नहीं कर पाते हैं, और जो उनका डेली लाइफ एक्टिविटी है वो लिमिटेड भी हो जाता है। प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ अ रोल, जिस वजह से अपना वो जो रोल है फॉलो करने का वो नहीं कर पाते। अच्छा, जो हैंडीकैप्ड कंडीशन होते हैं वो कैसे, फिजिकली भी बच्चे हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, मीन्स कोई भी लिम्ब उनका मिस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, अच्छे से वो अपने रोल को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपनी ग्रूमिंग के लिए अपने केयर गिवर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर बच्चे मेंटली डिसेबल होते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, जिनका मेंटल फंक्शनिंग अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, या फिर बच्चों के अंदर सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से उनका जो सोशल गैदरिंग है या फिर सोशल जो बिहेवियर है वो भी इम्पेयरमेंट होता है, which is normal for that individual depending on the age, sex, social and the cultural factor। जो कि डिपेंड करता है बेबी की एज के ऊपर, उनके सेक्स के ऊपर, या फिर वो कौन से कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू हम हैंडीकैप्ड कंडीशन को देखते हैं। अभी देखिए, हैंडीकैप्ड जो कंडीशन होती है बेबी को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगी, कोई भी बच्चा एकदम से हैंडीकैप्ड नहीं हो जाता, यहाँ पे एक चेन है जो फॉलो की जाती है, जिसकी वजह से जो लास्ट स्टेज होता है वह हैंडीकैप्ड को फॉलो करता है। सबसे पहले क्या होता है, बेबी को इंजरी हो सकती है, कोई भी इंजरी हो या फिर डिजीज कंडीशन हो, ये क्या लीड करेगा, इम्पेयरमेंट को लीड करता है। इम्पेयरमेंट होगा जिसकी वजह से अगर ये जो इम्पेयरमेंट है इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, कोई भी इंटरवेंशन नहीं दिया गया, अनट्रीटेड इसको छोड़ दिया गया है, तब ये लीड करेगा क्या, तब ये लीड करता है डिसेबिलिटी को, जिसकी वजह से हैंडीकैप्ड जो कंडीशन है वो राइज होता है। तब ये लास्ट स्टेज में हैंडीकैप्ड कंडीशन राइज होगा। सबसे पहले बच्चे इंजरी होगी, फिर इम्पेयरमेंट होगा, देन डिसेबिलिटी को लीड करता है अगर इंटरवेंशन को नहीं दिया गया सही टाइम पे, तब ये कॉज करेगा हैंडीकैप को। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हैंडीकैप्ड कंडीशन है ये बच्चे को फिजिकली,
मेंटली एंड सोशली अफेक्ट करती हैं। तो डिटेल में हम देखेंगे कि फिजिकली कैसे बच्चे अफेक्टेड होते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड कंडीशन क्या है? दिस ग्रुप इंक्लूड द चिल्ड्रन विद द ब्लाइंडनेस। फिजिकली फॉर्म में कोई भी अबनॉर्मलिटी हो सकती है, मींस बेबी ब्लाइंड हो सकते हैं, डेफ हो सकते हैं या फिर डम हो सकते हैं। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, कोई भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है। बाय बर्थ डिफिकल्टी हो सकती है बेबी की बॉडी में, क्लफ्ट लेफ्ट, क्लफ्ट पैलेट जैसे कंडीशन मोस्ट कॉमन है, या फिर अबनॉर्मल फिस्टुला प्रेजेंट है, अबनॉर्मल कनेक्शन बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट है, जिसके थ्रू जो नॉर्मल फंक्शनिंग है या फिर नॉर्मल लिविंग लाइफ है बच्चे की वो इम्पेयर हो जाती है। लाइक द क्लफ्ट लिप, क्लफ्ट पैलेट या फिर क्लफ्ट फुट, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, बहुत ही मोस्ट कॉमन कंडीशन है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज को हमने प्रीवियस वीडियो में शेयर करा, अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जरूर से देखिएगा। ये क्या करते हैं, बच्चे के अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है अब नॉर्मल वे में फ्लो करने लगता है। The most important cause of the physically handicapped is the birth defect. मोस्ट कॉमनली जो कंडीशन है मैंने पहले भी आपको बताया, जो भी प्रॉब्लम है फिजिकली फॉर्म में जो प्रेजेंट होती है वो बर्थ डिफेक्ट की वजह से ही कॉज होती है, बाय बर्थ बेबी में प्रेजेंट होता है, या फिर हो सकता है माल न्यूट्रिशन, कि आफ्टर द बर्थ बेबी ने अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं लिया, जैसे कि देखा था लाइफ स्टाइल पे चलते, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं हैंडीकैप्ड कंडीशन को। तो माल न्यूट्रिशन जैसे कंडीशन या फिर इन्फेक्शन एंड एक्सीडेंट, वेरिसेला जैसे कंडीशन, एचआईवी जैसे कंडीशन बच्चे के अंदर उनकी बॉडी को बहुत ही हाई लेवल पे अफेक्ट करते हैं। एंड एक्सीडेंट मींस बेबी फॉल हो गए हैं, ड्राउनिंग हो गया है, बेबी बर्न हो गए हैं, तो ये सारी भी कंडीशन लीड करेंगे हैंडीकैप को, जिस वजह से उनका जो डेली लाइफ रूटीन है या फिर डेली लिविंग है, जो उनका रोल है वो उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे या फिर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। Physically handicapped children can be grouped according to the affected part of the body. इसको ग्रुप किया गया है affected part of the body के थ्रू, इसको हम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, इसका क्लासिफाई किए गए हैं ये। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, ऑर्थो जब भी वर्ड आ रहा है तो ये किससे कनेक्ट करेगा बेटा? बोन से। चिल्ड्रन आर हैविंग द कंजेनाइटल बोनी डिफेक्ट, ऐसे बच्चे जिनमें कंजेनाइटली बोनी डिफेक्ट है, मींस बोन उनके अच्छे से फॉर्म नहीं हुए, फ्रैक्चर हो सकता है या फिर कोई भी बॉडी पार्ट एम्पुटेटेड हो सकता है, कट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर, रिकेट्स कंडीशन, इसमें क्या होता है जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस, या फिर इसका अब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छे से नहीं होगा। सो लेप्रेसी कैसा कंडीशन है? ये क्रॉनिक कंडीशन है। ये कैसा कंडीशन है? क्रॉनिक कंडीशन है, बट ये क्या है? ट्रीटेबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। बहुत से लोगों के अंदर ये मिथ होता है कि जो लेप्रेसी कंडीशन है इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, नहीं, ये ट्रीट हो सकता है, बट क्रॉनिक कंडीशन भी है, जिसमें क्या होता है, स्किन लीशंस देखने को मिलते हैं बॉडी में, एंड जो नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड में क्या होगा, बच्चे का जो बोनी पार्ट होता है मेनली वो अफेक्टेड होगा, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होगा, फ्रैक्चर हो सकता है, बच्चे जो होते हैं उनका बॉडी पार्ट लिम्ब एरिया एम्पुटेटेड हो सकता है, या तो फिर बेबी को रिकेट्स जैसे बोनी जो प्रॉब्लम जो होता है, विटामिन डी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है, उसका ऑब्जॉर्प्शन में इंपेयरमेंट हो सकता है, या फिर बच्चे में लेप्रेसी जैसे कंडीशन होते हैं जो बोन को भी अफेक्ट करते हैं। सेंसरी हैंडीकैप मींस जो उनके सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, वो इंपेयर्ड हो सकते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन प्रेजेंट विद द ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस और द स्टैमरिंग, बच्चे में हो सकता है आई डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से वो अच्छे से देख ना पा रहे हो सकता है बेबी में हियरिंग प्रॉब्लम हो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अच्छे से बिल्डअप नहीं हुआ है, रप्चर हो गया, परफोरेटेड हो गया है, स्टैमरिंग इसमें फ्लुएंसी में बच्चे को प्रॉब्लम होता है, नॉर्मली फॉर्म में बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते, स्पीक नहीं कर पाते, उनका स्पीकिंग अच्छा, स्पीच जो है वो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे न्यूरोलॉजिकल हैंडीकैप्ड। न्यूरोलॉजिकल मींस ब्रेन का जो फंक्शन है वो बेबी का इंपेयर्ड होता है। चिल्ड्रन इंक्लूड द सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी मींस बेबी को पोस्चर को मेंटेन करने में, मूवमेंट में डिफिकल्टी होती है, पोस्चर को वो अच्छे से मेक नहीं कर पाते।
मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, बेबी का जो सोशल लिविंग है या फिर मेंटली जो एक्टिविटी को वो परफॉर्म करते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है, हाइड्रोसिफेलस ही जो सीएसएफ फ्लूइड है ब्रेन के अंदर, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है बट अब्जॉर्प्शन उसका कम हो रहा है। इंक्रीज अमाउंट में इसका प्रोडक्शन हो रहा है और डिक्रीज अमाउंट में इसका अब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्टेड हो जाता है और हेड का साइज बहुत बढ़ जाएगा। स्पाइनल बाइफिटा ये ऐसा कंडीशन है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड फेल हो जाता है प्रॉपरली डेवलप होने से। स्पाइन अच्छे से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। हैंडीकैप्ड कंडीशन ड्यू टू द क्रॉनिक सिस्टमिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज हो सकते हैं जैसे कि हार्ट डिजीज हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस जैसे कंडीशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बच्चे की बॉडी में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, सीवियर कंडीशन है जिसमें मास जो होता है, मसल मास जो होता है, मसल मास बेबी की बॉडी में कम हो जाता है, मस्कुलर मास की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे कंडीशन है जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में अकर होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटली हैंडीकैप। नेक्स्ट टाइप है इसका मेंटली हैंडीकैप्ड। मेंटल रिटार्डेशन इज द सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलिजेंस, मींस बेबी का जो आईक्यू लेवल है वो नॉर्मल से कम होता है, जिस वजह से वो अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर नहीं होते, ओरिएंटेड नहीं होते। अभी बच्चे का मेंटली ब्रेन ही नहीं फंक्शन कर रहा है तो उनका स्टडी इम्पेयर्ड होगा, उनके में लर्निंग प्रॉब्लम होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी डिले होगा और मल्टीपल ऑफ बॉडी के जो सिस्टम है वो भी अफेक्टेड होते हैं, डेली लाइफ को वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। So functioning existing the currently with the deficit in the adaptive behavior manifest during the developmental period, उनका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल बच्चों की कंपैरिजन में इम्पेयर्ड होता है, अब नॉर्मल बिहेवियर को वो शो करेंगे। इट इंक्लूड्स द लो लर्निंग, जैसे कि मैंने बताया उनका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा, लो लर्निंग होगा, वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे चीजों को। पुअर माल न्यूट्रिशन, बॉडी में जो भी माल न्यूट्रिशन, माल नरिश्ड होंगे बच्चे। सोशल माल एडजस्टमेंट मीन सोशली वो इंटरेक्ट करने में उनको मतलब कि प्रॉब्लम होगी, एम्बैरस फील करते हैं, सोशली वो गैदर नहीं हो पाएंगे। अगर बच्चे को सोशली गैदरिंग में हम लेकर भी जाते हैं तो प्रोटेस्ट करेंगे वो, या फिर बहुत ज्यादा क्राई करते हैं, शाउट करेंगे बहुत ज्यादा, बट वो सोशल गैदरिंग में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मेंटल हैंडीकैप्स आर कॉज्ड बाय द मल्टीपल फैक्टर, ये मल्टीपल फैक्टर की वजह से कॉज होता है मेंटल रिटार्डेशन। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, बाय बर्थ भी बेबी जीन म्यूटेशन की वजह से प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, या तो फिर कह सकते हैं कि कोई भी सोशल प्रॉब्लम है वो लीड कर रही है, मीन सोशली बेबी डिस्टर्ब है जिस वजह से मेंटल रिटार्डेशन लेटर ऑन लाइफ में ये कॉज हुआ है। एंड तो कोई भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, बॉडी में कोई भी इम्पेयरमेंट हुआ है, कोई भी डिजीज कंडीशन हुआ है, मीन्स हार्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, कंजेनिटल हार्ट अबनॉर्मलिटी है, जीआई ट्रैक में कोई भी अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट है, या फिर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिस वजह से भी हो सकता है कि कंडीशन एज अ साइन ऑफ सिम्पटम मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशली हैंडीकैप। These children are having the disturbed opportunities for the healthy personality developed due to the social factor leading to the non-achievement of full potentiality। मीन्स क्या होता है, सोशली बेबी इतने ज्यादा एबल नहीं होते सोशल गैदरिंग के लिए, सोशली वो अपने आप को बहुत ज्यादा एम्बैरस फील करते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग अगर बैठे हुए हैं तो उनको वहां पे जाके इंटरेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है। दिस चिल्ड्रन इंक्लूड द ऑर्फन, ऐसे बच्चे यहाँ पे हो सकते हैं ऑर्फन बेबीज जिनके पेरेंट्स नहीं है, चाइल्ड लेबर ऐसे बच्चे जिनसे 14 ईयर से बिलो के एज के बच्चे जो चाइल्ड लेबर की कंडीशन में यानी कि काम कर रहे हैं, या फिर मैटरनल डेप्रिवेशन। मैटरनल डेप्रिवेशन में क्या होगा, ऐसे बच्चे जिनको मदर का अफेक्शन नहीं मिल रहा है, मदर का लव एंड केयर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बच्चे क्या है, सोशली इम्पेयर्ड होते हैं या फिर सोशली हैंडीकैप्ड होंगे। इमोशनल डेप्रिवेट अगेन वही है कि पेशेंट को, बच्चे को केयर नहीं मिल रहा है, लव नहीं मिल रहा है, अफेक्शन नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो अपने आप में सोशल हैंडीकैप्ड फील करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या कॉजेस होते हैं जब हम कंडीशन की बात कर रहे हैं, चैलेंज जो बच्चे हैं, तो ऐसे कौन सी कंडीशन, ऐसे क्या क्या कॉजेस हैं जो लीड करेंगे चैलेंज चिल्ड्रन को।
कंजेनाइटल एनॉमलीज के बारे में हमने डिस्कस करा था। कंजेनाइटल डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट जो होता है मोस्ट कॉमन कंडीशन है जिसकी वजह से जो भी चैलेंज या फिर जो हैंडीकैप्ड कंडीशन है, डिसेबिलिटीज हैं बच्चे की बॉडी में, वो कॉज होती है। क्लेफ्ट लिप हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, क्लब फुट हमने देखा था, या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, जीआई ट्रैक में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जिस वजह से बेबी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो इम्पेयर्ड है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में आपने पढ़ा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, मैंने ही पढ़ाया है आपको। तो वो सारे कंडीशन भी क्या लीड करेंगे, मेंटली बच्चे को अफेक्ट करते हैं, सोशली अफेक्ट करेंगे, एंड फिजिकली भी हैंडीकैप जैसे कंडीशन राइज होते हैं। पोलियोमाइलिटिस बोन्स को अफेक्ट करती है पोलियो वायरस की वजह से, जिस वजह से भी बेबी का जो कंडीशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। अदर कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होते हैं वो भी कॉज करते हैं हैंडीकैप्ड कंडीशंस को, जैसे कि पेरिनेटल कंडीशन हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया। अगर बच्चे को न्यूट्रिशन ही अच्छे से नहीं मिल रहा है तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिलेड हो जाएगा, उनका हाइट, उनका वेट भी डिलेड हो जाएगा, बॉडी का स्ट्रक्चर इम्पेयर्ड हो जाता है, जिस वजह से कंडीशन कंट्रीब्यूट करेगी हैंडीकैप्ड को। एक्सीडेंटल इंजरी, बेबी फॉल हो गए हैं, या फिर बेबी बर्न हो गए हैं, या फिर बेबी किसी ड्राउनिंग जैसे कंडीशन हो गए हैं, तो ये सारे कंडीशन बेबी की फिजिकली बेबी को हार्म करते हैं। एंड द सोशियो कल्चरल फैक्टर, ये क्या होते हैं, उनका रिलीजन, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, फैमिली स्टेटस के ऊपर ये डिपेंड करेंगे, उनका एज या फिर उनका सेक्स कैसा है, उनका कल्चरल बिलीफ कैसा है, ये सारे फैक्टर भी बेबी की लाइफ के ऊपर अफेक्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, इसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो हेडिंग था उसमें ही देखा था कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो कंडीशंस हैं इसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द चैलेंज्ड चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों को हम किस तरीके से, जो डिसेबल है उसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द मैटरनल हेल्थ, सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन किस वजह से बेटा कॉज हो रहे हैं, बर्थ डिफेक्ट की वजह से कॉज हो रहे हैं, तो हमें सबसे पहले मैटरनल केयर के ऊपर फोकस करना है। मदर की हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो जो बेबी है, आने वाला जो बेबी है, जब वो डिलीवर होंगे तो वो भी हेल्दी होंगे। तो मैटरनल की हेल्थ के ऊपर हम फोकस करेंगे, देखेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, जब भी मदर ने कंसीव कर रहा है तो मदर कोई भी, उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं है जेनेटिक डिसऑर्डर की, चेक करेंगे कि मदर किसी भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं, या फिर कोई ड्रग तो नहीं ले रहे हैं। मदर को गाइड करेंगे कि वो अच्छा न्यूट्रिशन इंटेक करें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, कि एनीमिया जैसे कंडीशन उनकी बॉडी में ना राइज हो। और जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट जैसे कंडीशन है, अब नॉर्मल टीथ है जिसकी वजह से बेबी का जो की बॉडी का स्ट्रक्चर है वो माल फॉर्म में, माल तरीके से वो डेवलप होता है, तो उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रायर वे में। तो अगर मदर अच्छे हैं, मदर अपना डाइट अच्छे से ले रहे हैं, केयर मदर को प्रॉपर मिल रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और किसी हार्मफुल टेट्रोजिनस फैक्टर्स के कांटेक्ट में नहीं आ रही है मदर, तो उनका हेल्थ अच्छा रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आने वाले बेबी है वो भी हेल्दी होंगे। Educate care during the periconceptual, प्रीनेटल एंड द इंटरनेटल पीरियड, मींस प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरा ही प्रॉपर, जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता है, बेबी के डिलीवर होने के बाद भी मदर की केयर करनी है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस हम बच्चे के ऊपर कर रहे हैं। तो जैसे ही मदर कंसेप्शन कर रहे हैं उससे पहले, उस टाइम पे, और या फिर उस टाइम पीरियड पे, इंट्रानेटल पीरियड पे भी हमें मदर के ऊपर प्रॉपरली फोकस करना है कि जिससे आने वाला हमारा बेबी हेल्दी हो, उनमें कोई भी बर्थ रिलेटेड डिफिकल्ट प्रॉब्लम ना हो या फिर डिजीजेस ना हो। जेनेटिक स्क्रीनिंग, जैसे मैंने बताया था अभी कि हम प्रायर स्क्रीनिंग के थ्रू इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एड्रेस द पीपल टू प्रिवेंट द इनहेरिटेड डिजीज लाइक द क्रोमोसोमल या फिर सेक्स लिंक्ड कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी, डाउन सिंड्रोम जैसे कंडीशंस को हम जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ द कॉन्सिग्यूनियस मैरिज बाय द क्रिएटिंग अ हेल्दी अवेयरनेस, हम रिडक्शन कर सकते हैं। कॉन्सिग्यूनियस मैरिज कौन से होते हैं,
जो रियल ब्लड ग्रुप बच्चों का जो होता है, मीन्स रियल सिबलिंग्स आपस में मैरिज कर लेते हैं, तो उन कंडीशंस को जिसमें ब्लड डिसऑर्डर बहुत ज्यादा राइज हो जाते हैं और जो बेबी होते हैं वो बहुत मतलब कि हाई रिस्क पे होते हैं, ये हायर रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर आ जाता है फिर ये कंडीशन। तो यहाँ पे हम कॉन्सिग्यूनियस मैरिज को अवॉइड करेंगे या फिर रिडक्ट करा सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू या फिर एजुकेशन के थ्रू। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, बेबी का इम्यूनिटी हम अच्छा बूस्टर रख सकते हैं। जब भी मदर ने कंसेप्शन करा है तो उनको इम्यूनाइज करा सकते हैं, जो भी वायरस से डिजीज कंडीशन है उससे प्रिवेंट करा सकते हैं मदर को, जो बेबी को अफेक्ट नहीं करेंगे। इम्प्रूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द मदर एंड द चिल्ड्रन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मदर को भी हेल्दी न्यूट्रिशन को इनटेक करना है एज वेल एज द बच्चे को भी हेल्दी न्यूट्रिशन को इनटेक करना है। देन इसी के साथ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मदर अगर HIV से, एड्स से या फिर किसी क्रॉनिक कंडीशन से सफर कर रहे हैं तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को अफेक्ट करता है, जीन म्यूटेशन के थ्रू बेबी को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट भी हो सकते हैं एंड बेबी की बॉडी में फर्दर लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो वहां पे इसको वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कराना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी, बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो, गोइटर जैसे कंडीशन को प्रिवेंट करेंगे। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कंडीशन इज द पेरिकंसेप्चुअल पीरियड, मैंने बताया कि मदर एनीमिक नहीं होनी चाहिए, अगर मदर एनीमिक है तो बेबी को बहुत ज्यादा ये अफेक्ट करेगा, मदर भी अफेक्टेड होंगी, उनका भी लाइफ जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जा सकता है एज वेल एज बेबी का भी कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में लीड कर सकता है। इसेंशियल केयर इन द एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड द न्यूनेटल पीरियड, अवॉइडेंस ऑफ द टेट्रोजेनिक एजेंट, मींस मदर को किसी भी कंटामिनेटेड ड्रग या फिर कंटामिनेटेड अल्कोहल या फिर स्मोकिंग के कांटेक्ट में मदर को नहीं आने देना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। स्पेशल केयर देंगे हाई रिस्क मदर को, प्राइम प्री ग्रेविटा मदर है 35 ईयर पे उन्होंने प्रेगनेंसी को कंसीव करा है, तब उस टाइम पीरियड पे उन प्रेगनेंसीज पे बहुत ही ज्यादा हमें ऑब्जर्वेशन की या फिर केयर की नीड होती है। मेडिकल टर्मिनेशन करवा देंगे उन प्रेगनेंसी का जो कि माल फॉर्म्ड फीटस है, पहले से ही स्क्रीनिंग के थ्रू हमें पता चल रहा है कि फीटस अच्छा नहीं है, बहुत जेनेटिक डिसऑर्डर है बेबी को, तो हम उस कंडीशन में उनको मतलब कि बॉर्न होने से पहले ही हम उन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट है जिसके थ्रू हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट का द एम ऑफ द मैनेजमेंट इज टू सेफगार्ड अगेंस्ट टू द हर्ट, हर्ट का मीन्स होता है प्रिवेंट कर देना या फिर वहीं पे स्टॉप कर देना, उसको प्रिवेंट कर देना। स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज प्रोसेस फ्रॉम द इम्पेयरमेंट टू द डिसेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में ही बताया था कि पहले डिजीज होगा जिस वजह से क्या होता है इम्पेयरमेंट होता है, देन डिसेबिलिटी को ये लीड करेगा और लास्ट में हैंडीकैप्ड का कंडीशन राइज होता है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए उस डिजीज के प्रोग्रेशन को हम स्टॉप कर रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। देन अगर हमने अर्ली डायग्नोसिस कर लिया तो हम प्रॉम्प्ट डिसीजन को मेक कर सकते हैं, पर्टिकुलरली कॉज ऑफ द हैंडीकैप, करेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिटी, क्लफ्ट लिप है, क्लफ्ट पैलेट है, अबनॉर्मल फिस्टुला प्रेजेंट है, क्लफ्ट फुट है, तो उसको बाय सर्जरी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने से प्रिवेंट किया जा सकता है अर्ली डायग्नोसिस के थ्रू। Then है treatment of the particular handicapped condition by medical and the surgical management. ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट की कंडीशन को, मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, मेडिकल मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए एंड सर्जिकल मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। मदर को काउंसलिंग देंगे, बेबी को काउंसलिंग देंगे, गाइडेंस करेंगे पेरेंट्स को फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द केयर, बताएंगे कि क्या क्या कंडीशन उनकी बेबी को हुआ है, इंजरी है, डिजीज कंडीशन है, बेबी की बॉडी इंपेयर्ड हुई है, तो हम बताएंगे कि अगर हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डिसीजन को मेक नहीं करा तो ये कैसे फर्दर कॉम्प्लिकेशन को बेबी की बॉडी में लीड कर सकते, पोटेंशियल रिस्क फैक्टर के बारे में उन्हें एजुकेट करते हैं, प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे, इसी के साथ ही साथ हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में भी बेबी की गाइड करेंगे पेरेंट्स को। रेफर फॉर द वेलफेयर सर्विसेज, इसी के साथ साथ वेलफेयर सर्विसेज में रेफर करते हैं फॉर द असिस्टेंस ऑफ द एड्स एंड अप्लायंस फॉर द स्पेशल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं बेबी को, एजुकेशन एंड द रिहैबिलिटेशन के लिए जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनकी लाइफ को रिस्टोर करना, मींस उस स्टेज पे पहुंचाना जैसे कि वो अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को वो जी सके नॉर्मली बिना किसी वेरिएशन के। फिजियोथेरेपी
उनकी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज टू इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन, बॉडी के फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए फिजियोथेरेपी के लिए बेबी को मोटिवेट करेंगे। ऑक्यूपेशनल वोकेशनल थेरेपीज के थ्रू, जैसे कि बेबी हैंडीकैप्ड हो गए हैं, उनका हैंड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, या फिर मेंटली रिटार्डेड है, पर हर एक इंडिविजुअल स्पेशल होता है, उसमें स्पेशल काइंड ऑफ स्किल होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिसका वो यूटिलाइज करके फाइंड आउट करके कि उन्हें कौन सा स्पेशल काइंड ऑफ स्किल उनकी बॉडी में है, तो उसका यूज करते हुए ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, वोकेशनल थेरेपी के लिए हम उनको एजुकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एबिलिटी। उसके अकॉर्डिंग कि बेबी की क्या एबिलिटी, क्या उनके अंदर स्किल प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए लीड करते हैं। दैट शुड बी प्रोवाइडेड विद द म्यूजिक, पेंटिंग एंड द वीविंग। म्यूजिक थेरेपी हो सकता है स्पेशल काइंड ऑफ, बेबी को सिंगिंग बहुत अच्छा आता है, या फिर वो डांसिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, पेंटिंग की बहुत लोगों के अंदर बहुत एक हुनर होता है, स्किल होता है, तो उसके लिए भी हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीच थेरेपी। सोशली इम्पेयर्ड है बेबी, सोशली हैंडीकैप्ड है, सोशल गैदरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बेबी मेंटली रिटार्डेड है, तो यहाँ पे हम बेबी को स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, जिसकी वजह से अगर उन्हें स्पीकिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, फ्लुएंसी में स्टैमरिंग है, या फिर कोई भी अदर प्रॉब्लम हो सकती है, डिसलेक्सिया जैसे कंडीशन है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्पीच थेरेपी दे सकते हैं टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एबिलिटी। यूज ऑफ द प्रोस्थेटिक्स, प्रोस्थेटिक्स दे सकते हैं। प्रोस्थेटिक्स क्या होते हैं, जो मिसिंग लिम्ब होता है या फिर मिसिंग पार्ट होता है बॉडी के अंदर, तो उसको रिप्लेस करा जाता है आर्टिफिशियल पार्ट से। स्पेशल केयर ऑफ द मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन विद द लव, वार्मथ, पेशेंस एंड द टोलरेंस। ऐसे बच्चे जो मेंटली हैंडीकैप्ड है, तो उन्हें लव की बहुत ज्यादा नीड होगी। ये नहीं है कि हम उन्हें अब्यूज करें या फिर हम उन्हें निग्लेक्ट करें या फिर उनकी कंडीशन को अच्छे से ऑब्जर्व ना करें, तो मदर को गाइड करना है, उनके फैमिली मेंबर्स को गाइड करना है कि बेबी की कंडीशन के ऊपर वो अच्छे से ध्यान दें। बेबी को लव की नीड है, बेबी को अफेक्शन की नीड है, बेबी को वार्मथ केयर देंगे, उन्हें स्पेशल फील कराएंगे, उन्हें ऐसा फील नहीं होने देंगे कि वो एक फैमिली के ऊपर बर्डन है। तो बेबी को हम जब भी केयर देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो उनका जो हेल्थ है या फिर उनका जो मेंटल फंक्शनिंग है, वो स्लोली करके इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। देन उनको टोलरेट करेंगे, उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं, फंक्शन है, एबनॉर्मल बेबी वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन चीजों के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। पेशेंस के साथ में हम बेबी को डील करते हैं। नेक्स्ट रिहैबिलिटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप हैंडीकैप्ड लिखेंगे तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन भी मेंशन करना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है बेटा। The goal is to reduce the fallout of the disability. जो भी डिसेबिलिटी है उसको रिडक्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए रिहैबिलिटेशन यूज किया जाता है। इसका मेनली गोल क्या है, फैलोट ऑफ द डिसेबिलिटी एंड द हैंडीकैप्ड कंडीशन, हैंडीकैप्ड कंडीशन को रिडक्शन करना या फिर उससे प्रिवेंट करना बेबी को। Strengthening the individual activity, participate in the welfare of the community and improve the social integration in the population. में सोशल गैदरिंग के लिए वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं, रिहैबिलिटेशन के लिए, बेबी की हेल्थ को इम्प्रूव कराने के लिए, जिसके थ्रू वो अपनी नॉर्मल लिविंग लाइफ में जा सकते हैं और उनका डिपेंडेंसी रेट जो दूसरे लोगों के ऊपर हैंडीकैप्ड कंडीशन की वजह से बढ़ जाता है, उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मेडिकल, सोशल, एजुकेशन, psychological, vocational rehabilitation, there are so many kind of rehabilitation are there. बाय द गवर्नमेंट भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, मेडिकली सपोर्ट दिया जाता है। अगर मेडिकली कोई भी प्रॉब्लम है, बेबी को फिजिकली इम्पेयरमेंट है कोई भी बेबी को, या फिर सोशली बेबी इम्पेयर्ड है, तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट की साइट में अवेलेबल करवाए गए हैं, जिसके थ्रू वो इम्प्रूव कर सकते हैं। एजुकेशनल ट्रेनिंग बेबी को फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है। साइकोलॉजिकली सपोर्ट बेबी को, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग भी रिहैबिलिटेशन के लिए दी गई है, उनकी लाइफ को रिस्टोर करने के लिए, उस प्रीवियस स्टेज पे पहुंचाने के लिए, जब भी वो इल नहीं थे, उससे पहले की जो उनकी कंडीशन थी, वहां पे उनकी लाइफ को रिस्टोर करने के लिए बहुत सारी कंडीशन वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है वेलफेयर इंस्टीट्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेलफेयर इंस्टीट्यूट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस ये आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। वेलफेयर इंस्टीट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे क्या क्या वेलफेयर इंस्टीट्यूट अवेलेबल कराए गए हैं हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, ऐसे बच्चे जो बोनी स्ट्रक्चर जिनका अच्छे से डेवलप नहीं है, फ्रैक्चर है या फिर अदर कोई अब्नॉर्मलिटी है, रिकेट्स जैसे कंडीशन, लेप्रेसी है, तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया गया नेशनल लेवल के थ्रू, जिसके थ्रू बेबी रिहैबिलिटेशन की ट्रेनिंग वहां पे उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, ऐसे बच्चे जो मेंटली डिसेबल हैं उनके लिए जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, हैदराबाद में है। कहाँ पे है बेटा, हैदराबाद में है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, ऐसे बच्चे जो ब्लाइंड हैं, जिनका सेंसरी इंपेयरमेंट है, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया है न्यू दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड द रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड इन द न्यू दिल्ली। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो ये सारे ही इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे एस्टैब्लिश है और कौन से डिसऑर्डर के लिए या फिर किस डिसेबिलिटी के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, जिसमें हमने डिस्कस करा है मैनेजमेंट ऑफ द चैलेंज चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो चैलेंज है मींस डिसेबल हैं, जिनके अंदर फिजिकली या फिर सोशली या फिर मेंटली वो हैंडीकैप्ड है। क्या क्या कॉजेस हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर कोई भी बर्थ डिफेक्ट जैसे इंजरीज हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हैंडीकैप्ड कंडीशन को। अब मेनली हमने फोकस करा है कि किस तरीके से इन कंडीशंस को हम मैनेज कर सकते हैं। तो प्रायर डायग्नोसिस के थ्रू जब भी मदर, क्योंकि बर्थ डिफेक्ट की वजह से ये कॉज हो रहा है, तो जब भी मदर ने कंसीव करा है प्रेगनेंसी के टाइम पे हम मदर को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मोटिवेट करेंगे, हेल्दी न्यूट्रिशन के लिए मोटिवेट करेंगे, वहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए मोटिवेट करते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए। अगर कोई भी हार्मफुल कंडीशन है फीटस की बॉडी में तो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू फर्दर होने वाले कॉम्प्लिकेशन मदर की भी बॉडी में एंड बेबी की भी बॉडी में हम प्रिवेंट कर पाए। देन के साथ रिहैबिलिटेशन यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए हैं, उनकी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दिए गए हैं और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं, जिसके थ्रू उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो और वो अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें। मेंटली अगर कोई भी इम्पेयरमेंट प्रेजेंट है तो फैमिली मेंबर को गाइड करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं कि बेबी को लव फील कराए, वार्मथ फील कराए, उनकी एक्टिविटी को पेशेंस के साथ में टॉलरेट करें। देन उनको बिल्कुल भी ऐसा फील ना होने दे कि वो हमारे लिए बर्डन है, जिसके थ्रू हम उनका मेंटली साइकोलॉजिकली जो भी इम्पेयरमेंट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, जिसके थ्रू उनका हेल्थ जो है इम्प्रूव हो सकता है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट के थ्रू नेशनल लेवल पे वेलफेयर इंस्टीट्यूट को भी स्टैब्लिश कराया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक इंस्टीट्यूट को अच्छे से लर्न करिएगा कि ऑर्थोपेडिक के लिए, फिजिकली के लिए और मेंटली रिटार्डेशन बच्चों के लिए कहाँ कहाँ पे रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग को अवेलेबल कराया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो के थ्रू लर्न करा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।